नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हमारी जो एक नई सीरीज चली है, जिसमें हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारे एक दूसरी सीरीज इतिहास ऑनलाइनर के नाम से अलग प्लेलिस्ट है, वह हमने इतिहास के संबंधित ऑनलाइनर प्रश्न देखे हैं और इसमें हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला मस्ट फर्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे? तो 5.5 घंटे आगे है। किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो किसको नहीं मिलेगी? श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। भारत के दक्षिणतम में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम सबसे दूरस्थ स्थल है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 4 गुना। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो किसकी सीमा किसके साथ नहीं लगती? श्रीलंका के साथ। जबकि श्रीलंका के साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो कौन सी सीमा बनाती है? किन्नौर जिला चीन के साथ सीमा बनाती है। हिमाचल का यह एक जिला है। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड साझी सीमा बनाता है? तो किसके साथ बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ नागालैंड की सीमा लगती है। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों का अदला बदली की थी? किसके साथ अपनी अदला बदली की थी? तो बांग्लादेश के साथ भारत ने अपनी सीमाओं की अदला बदली की थी। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात तट में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्र जल के वाष्पन द्वारा नमक का उत्पादन के लिए आदर्श है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की भूमि भारत की पूर्व पश्चिमी तटों पर है? तो किसकी है? पांडिचेरी की। किसकी? पांडिचेरी। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो किसका है क्षेत्रफल? राजस्थान का। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। राज्य की तट रेखा सीमा कितने है भारत की? तो भारत की तट रेखा सीमा है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह गद्देदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को तो कोरोमंडल कहते हैं। कोरोमंडल कहते हैं। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो कौन सा है? पांडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं, पर चारों के जिले की सीमा आपस में नहीं मिलती है। झीलों का अध्ययन का क्या कहलाता है? झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी धौलधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में स्थित है पिपली घाट दर्रा। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। गार्डवन ऑस्टिन एक है, तो क्या है? शिखर। वृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री। नाग तिब्बा और महाभारत पर्वतें कहाँ पर किसमें शामिल हैं? तो किसमें? निम्न हिमालय में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीप भारत की सबसे उच्चतम चोटी कौन सा है? तो अन्नायमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। लोकटक झील एक है, तो क्या है? लोकटक एक है कि झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है शिव समुद्रम जलप्रपात। बलतोड़ा हिमनद स्थित है, तो कहाँ है? काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोगपर प्रपात भारत में सबसे बड़ा है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है, तो कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लैटराइट मिट्टी पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु कटिबंधीय क्षेत्रों में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समर्थक कैसी बनी होती है? तलोच्छन बनी होती है। कैसी बनी होती है? तलोच्छन। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो वह कौन सी फसल है? चावल की फसल के लिए जलोढ़ मृदा में उगती है और पानी की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो व्यर्थ भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। मृदा की लवणता मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? तो मृदा की लवणता मापी चालकता से मापी जाती है। भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? तो कितने भूभाग पर? 35% भूभाग पर 75 सेमी से कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है।
गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो किस क्षेत्र में रहता है? पश्चिमोत्तर में, पश्चिमोत्तर भारत में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल उत्तर में अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संग्रहित नहीं होने देता है। ये अपतट पवन है, इसलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के अन्य स्थानों पर अपेक्षा कम वर्षा होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या है? तो क्या होती है? तो क्या होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है। क्या प्रवृत्ति होती है? हासमान प्रवृत्ति होती है। वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर में लेह। ठीक है। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? तो दो नदियों की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दक्षिण गंगा? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र का स्रोत भारत से बाहर है। सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कहाँ होता है सिंधु नदी का उद्गम? कैलाश पर्वत में। भारत में कौन सी नदी विवृंश घाटी में बहती है? तो विवृंश घाटी में सिर्फ 3 नदियां बहती है, नर्मदा, ताप्ती व दामोदर सिर्फ विवृंश घाटी में बहती हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भारत और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी अपने रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी ज्वार नतमुख या एस्टुरी बनाती है? तो कौन बनाती है? नर्मदा नदी एस्टुरी बनाती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस नदी को अंतर्देशीय जल निकास है? तो किस नदी में अंतर्देशीय जल निकास होता है? लूनी नदी में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में 12 मुख्य बंदरगाह हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो कौन है? नीरी। कौन है? नीरी, NEERI। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी बेंगलोर में स्थित है, केरल में स्थित है शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? तो किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण है केरल के नीरव घाटी के वन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 31 से 34% के अनुपात में भारत में जंगल होना चाहिए। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को क्या कहते हैं? तो सुंदरवन कहते हैं। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो हरियाणा में कौन सा है जो पक्षी विहार है? तो सुल्तानपुर हरियाणा में स्थित है। एकमात्र एस्टुरी है जहाँ पर कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं तो कौन सा एस्टुरी है? तो वह सेंचुरी है। तो कौन सा है? दाजीग्राम। कौन सा है? दाजीग्राम। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन को डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति? तो ज्वारीय वन की। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो कौन थी से? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। तो असम में काजीरंगा को और पश्चिम बंगाल में वैश्विक विरासत वन माना जाता है। असम की काजीरंगा और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन वन को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री गाय किसके वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार खाड़ी वायु रिजर्व में पाई जाती है भारत में समुद्री गाय। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण? तो किसके लिए है? तेंदुआ व चीतल के लिए। तेंदुआ व चीतल के लिए शिवपुरी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा मध्य प्रदेश में। विश्व का एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में है केबुल लामजाओ। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय के पश्चिमी घाट में। मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में स्थित है। भारत के प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? नीलगिरी में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी में हुई थी। भारत में कितने प्राकृतिक हॉटस्पॉट हैं? तो कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो कौन है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान।
चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के जंगल उपयुक्त होता है? उष्ण पर्णपाती चंदन के पेड़ों के लिए उपयुक्त होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता था? शंकु वृक्ष वन। कहाँ से? शंकु वृक्ष वन से विल्लो लकड़ी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कुगडी वन्य विहार किस राज्य में स्थित है? तो कुगडी वन्य विहार हिमाचल राज्य में स्थित है। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है तो क्या हो सकता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। समुद्र का तल में परिवर्तन आ सकता है और फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बारिश आगे पीछे होगी तो तापमान बदलेगा और जो फसल होती है वो आगे पीछे हो सकती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम कृषि प्रचलित है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में। झूम कृषि किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्तियों द्वारा या किसी जनजातियों द्वारा एक जगह पर पेड़ को काट कर वहाँ पर फसल की जाती है 4-5 सालों तक, फिर जब वहाँ का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तो दूसरी जगह जंगल को काट कर वहाँ पर फसल करते हैं, तो उसे झूम कृषि कहा जाता है। मतलब कृषि खेती को बदलना ही झूम कृषि गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है? तो किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है? तो वृहट गेहूं की। किसकी? वृहट गेहूं की। अंतर्वर्ती फसल है, तो अंतर्वर्ती फसल क्या? प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं, तो अंतर्वर्ती फसल किया जाती है। रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल समूह उगाए जाते हैं? तो कौन से उगाए जाते हैं? गेहूं, सरसों, चना। गेहूं, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। पठार की जो स्थलाकृति आदर्श किसके लिए माना जाती है? खनन के लिए माना जाती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो किसका है? कपास, चाय, तांबा, अभ्रक का भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में। बागान कृषि पैदा करते हैं, तो किसको कहते हैं? खाद्येतर फसलों को। खाद्येतर फसलों को। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया जाता है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारी ज्योग्राफी की ऑनलाइन की सीरीज है। इसमें हम अब इसके बाद भी ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगे। इसी तरह हमारे इतिहास की भी एक सीरीज चली है और हम जल्द ही राजनीति विज्ञान की भी एक ऑनलाइन सीरीज लाएंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।